Hello friends, welcome to another video tutorial from कमल धारियाल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये ट्यूबरकुलोसिस कॉजिंग बैक्टीरिया है और जो ट्यूबरकुलोसिस है उसको दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, एक तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, दूसरे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है दोस्तों वो बहुत टाइप का होता है, जैसे आपके ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस है, मीन्स इसमें आपके कॉमनली आपके जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और लिम्फ नोड्स इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एंड सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स इसमें इन्वॉल्व आपके होते हैं। और दूसरा है जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस। जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस में आपके एक तो रीनल ट्यूबरकुलोसिस होता है दोस्तों, रीनल टीबी, एंड जेनाइटल, जिसमें आपके जेनाइटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? एक तो रीनल टीबी और जेनाइटल ऑर्गन्स में अगर फीमेल्स की बात करें तो इसमें आपकी फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। और अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स में एपिडिडाइमिस इसमें इन्वॉल्व होती है। क्लियर? नाउ स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस। स्केलेटल में दोस्तों इसमें ज़्यादातर जो आपकी वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं, जैसे आपके स्पाइन्स हैं, आपके हिप जॉइंट है या आपके नी जॉइंट है। क्लियर? तो इस तरह के जॉइंट्स जो वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? देन सीएनएस ट्यूबरकुलोसिस। सीएनएस ट्यूबरकुलोसिस ये दोस्तों ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली इट इज सीन इन चिल्ड्रन। क्लियर? और इसको हम ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं। क्लियर? तो इसमें एक तो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होता है या दूसरा ट्यूबरकुलोमा भी कॉमनली इसकी एक फॉर्म है। क्लियर? सीएनएस ट्यूबरकुलोसिस की। देन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस भी ये बहुत कॉमन नहीं है, हो सकता है। ज़्यादातर इसमें जो है आपकी इलियम और सिकम जो साइट्स होती हैं, जो इंटेस्टाइन्स के पार्ट्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? देन मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस को डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस भी हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ येलोइस ग्रेनुलोमेटस आपकी फॉर्मेशन हो जाती है, लीजन्स बन जाते हैं, येलोइस कलर के ग्रेनुलोमेटस लीजन्स बन जाते हैं जो कि मिलेट्स की तरह के दिखते हैं। मिलेट्स का सीड जैसे होता है दोस्तों, बाजरा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसकी तरह के दिखते हैं, इसलिए इसको हम मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस बोल देते हैं। ऐसी कंडीशन ज़्यादातर HIV के केस में देखने को मिलती है। मीन्स अगर कोई HIV पेशेंट है और उसको जो है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाए किसका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, तो उसमें मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिलती है। तो ये इस तरह से ट्यूबरकुलोसिस को क्लासीफाई किया गया है। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल हम जो डिस्कस करेंगे डिटेल में वो हम प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस को इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस क्या है। तो आइए जानते हैं कि प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। दोस्तों इसको जानने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस है वो आपका मिडिल और लोअर लोब में होता है, लंग्स के मिडिल और लोअर लोब में, और जो सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस है वो अपर लोब में होता है। राइट? तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सपोज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का फर्स्ट एक्सपोजर हुआ, सपोज ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये एक्सपोजर हुआ, ये एंटर किया लंग पे, ठीक है, और कहाँ आ गया, अंदर आ गया, किधर, एल्वियोलाई पे आ गया, एल्वियोलाई पे। और इधर इसको किसने कैच किया, एल्वियोलर मैक्रोफाज इसको कैच करेगा। ये एल्वियोलर मैक्रोफाज है, इसने इसको कैच किया। राइट? ये आपका
बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर? किसने कैच किया? जो आपका एल्वियोलर मैक्रोफेज है उसने इसको कैच किया। तो ये पार्ट हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था दोस्तों कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो इस मैक्रोफेज में सरवाइव कर जाता है। कैसे? क्योंकि हमने ये पार्ट पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जानने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, राइट, जिसमें हमने पैथोजेनेसिस और इसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के, राइट। तो होता क्या है कि इधर हम सपोज इस मैक्रोफेज को हम इधर बना दें, मैक्रोफेज, ये हमारा क्या है, मैक्रोफेज, दिस वन इट्स न्यूक्लियस, राइट। और आपको पता है कि इस मैक्रोफेज के अंदर कुछ फाइगोजोम्स होते हैं, फाइगोजोम्स, और कुछ आपके लाइसोजोम्स होते हैं। क्लियर? राइट। तो अंदर आपका जब ये एंटर कर जाता है, आपको पता है कि दो मैकेनिज्म से बैक्टीरिया इस मैक्रोफेज पे एंटर करता है। एक तो आपका C3b कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स के थ्रू, दूसरा मैनोज रिसेप्टर्स के थ्रू। ये पार्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। मैनोज रिसेप्टर्स के थ्रू एंटर कर, अब सपोज ये एंटर कर दिया किधर, बैक्टीरिया आपका जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो एंटर किया इस फैगोजोम में। ठीक है, कहाँ एंटर किया? इस फैगोजोम में। अब क्या होगा दोस्तों, ये फैगोजोम इस लाइजोजोम के साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। क्या बनाता है? फैगोलाइजोजोम्स बनाता है, फैगोलाइजोजोम। ठीक है, तो ऐसा नॉर्मली होता है। ठीक है, ये नॉर्मल इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, जो आपकी इम्यून सेल्स करती वो नॉर्मल पार्ट है, राइट। लेकिन इन केस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये जो फ्यूजन है किसका? लाइजोजोम और फैगोजोम का जो फ्यूजन है, क्लियर, वो फ्यूजन नहीं होता, फैगोलाइजोजोम नहीं बनता, ये फ्यूजन नहीं होता। क्यों? ड्यू टू सम मैनिपुलेशंस, आप कह सकते हैं कि पीएच मैनिपुलेशन, पीएच मैनिपुलेशन और कुछ प्रोटीन्स की वजह से ये फ्यूजन नहीं हो पाता है। तो ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो इधर सरवाइव कर जाता है और धीरे धीरे ये क्या करता है, इस मैक्रोफेज को बर्स्ट करता है और इधर से बाहर आ जाता है, बाहर रिलीज हो जाता है, इंटरस्टिशियम में रिलीज हो जाता है और वहां से ब्लड स्ट्रीम पे एंटर करता है एंड दैट इज नोन एज बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया कॉज करता है। क्लियर? ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो दैट्स द ओनली प्रेजेंस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द ब्लड, राइट, बैक्टीरियमिया। क्लियर? तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो रहा। ट्यूबरकुलोसिस कब बोलेंगे? जब ये बैक्टीरिया आपके टिश्यूज को डैमेज करेगा, राइट, सेल नेक्रोसिस करेगा। क्लियर? उस कंडीशन को हम बोलेंगे ट्यूबरकुलोसिस। यहां पे सिर्फ इसकी प्रेजेंस है, बैक्टीरियमिया कॉज कर रहा है। क्लियर? अब जब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रिलीज होके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, यानी कि जब माइक्रोफेज से बस्ट होके ये बाहर चला आता है, तो कुछ इसके ब्रोकन पीसेस रह जाते हैं या कुछ एंटीजेंस इसके रह जाते हैं इसके आसपास। क्लियर? तो इन ब्रोकन पीसेस को ये मैक्रोफेज लेके जाता है किधर? थ्रू द लिम्फेटिक्स। कहाँ? लिम्फ नोड्स में। सपोज ये लिम्फ नोड्स हैं, हाइलर लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो ये लिम्फेटिक्स के थ्रू कहाँ पहुंचते हैं? इन लिम्फ नोड्स में पहुंचते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफेज। सपोज
इधर हम ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। इस स्ट्रक्चर को हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं, क्लियर। ये हमारी मैक्रोफेज, क्लियर। ये इसकी न्यूक्लियस, ये मैक्रोफेज, क्लियर। तो इस आपको पता है कि मैक्रोफेज की सरफेस पे, यानी कि ये जो एंटीजन है, इस एंटीजन को कौन प्रेजेंट करेगा, इन एंटीजन्स को जो ये लेकर गया है, ये आपकी प्रेजेंट होती हैं थ्रू MHC क्लास 2। दिस इज द MHC क्लास 2। इसके थ्रू ये एंटीजन आपका प्रेजेंट होगा। किसको, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? टी सेल को। वो टी सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? इन लिम्फ नोड्स में, राइट। लिम्फ नोड में, सपोज ये आपका लिम्फ नोड है, क्लियर। इन लिम्फ नोड्स में क्या है आपकी, ये आपकी टी सेल्स हैं। स्पेशली कौन सी सेल? टी हेल्पर सेल, CD4+ सेल्स हैं, राइट। तो ये जो एंटीजन है ये किससे रिप्रेजेंट होता है? थ्रू द MHC क्लास 2 आपका इस टी हेल्पर सेल से प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो अब ये क्या होता है, ये पूरा सिस्टम आपका सेंसिटाइज होता है, क्लियर। तो सेंसिटाइजेशन से आपका क्या होगा, ये मैक्रोफाइज आपका सेंसिटाइज होगा और ये क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है IL-12, इंटरल्यूकिन 12 रिलीज करता है, राइट। तो इसके रिलीज होने से ये टी हेल्पर सेल आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं और ये क्या रिलीज करती हैं? ये इंटरल्यूकिन 2, IL-2 रिलीज करता है। और ऐसा होते ही, इंटरल्यूकिन 2 रिलीज होते ही ये टी सेल आपकी एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होके इसका प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स ये अब बहुत सारी टी सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, क्लियर। प्रोलिफरेशन इसका हो जाता है, क्लियर। और प्रोलिफरेशन से क्या होगा, इसके प्रोलिफरेशन से जब बहुत सारे टी सेल्स बन जाती हैं तो आपकी जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, वो स्वेलअप हो जाती है, क्लियर। तो ये टी सेल जब आपकी एक्टिवेट होती है, ये इंटर्न ये बहुत सारी केमिकल्स रिलीज करती हैं, जैसे जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरफेरॉन गामा, क्लियर। ये क्या रिलीज करेगा? इंटरफेरॉन गामा रिलीज करती है, क्लियर। और ये इंटरफेरॉन गामा जब रिलीज होगा दोस्तों, ये इस मैक्रोफाज को क्या करता है? मैक्रोफाज विल गेट एक्टिवेटेड, क्लियर। मैक्रोफेज आपका एक्टिवेट होगा और मैक्रोफेज जब आपकी एक्टिवेट होती है तो ये बहुत सारी चीजों को रिलीज करता है, जैसे कुछ कीमोकाइंस एंड सम कीमो अट्रैक्टेंट्स, क्लियर। इनको रिलीज करता है। और इसके अलावा कुछ ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर्स और इंटरल्यूकिन 1 विच विल कॉज फीवर, क्लियर। और भी कुछ अदर फैक्टर्स को रिलीज करती हैं जो कि क्या करती हैं दोस्तों? लॉस ऑफ एपेटाइट कॉज करती हैं, क्लियर, जिससे वेट लॉस हो जाता है, क्लियर। और इसके अलावा मैक्रोफेज में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो एक्टिवेट होने पे ओपन अप होते हैं और ये क्या रिलीज करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, रॉस जिनको हम बोलते हैं। इधर मैं लिख रहा हूं, एक तो आपका नाइट्रिक
ऑक्साइड और दूसरा रॉस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, राइट। तो दोस्तों जब इतने सारे फैक्टर्स आपके रिलीज होते हैं मैक्रोफेज से, कीमोकाइंस, कीमो एट्रैक्टेंट्स, तो क्या होता है उस एरिया की, सपोज इस एरिया की आपकी जो ब्लड वेसल है, ये सपोज ये आपकी ब्लड वेसल, क्लियर। इन ब्लड वेसल से मोनोसाइट्स, सपोज ये मोनोसाइट और आपकी टी सेल्स, बहुत सारी टी सेल्स, मोनोसाइट्स और कुछ न्यूट्रोफिल्स, इस तरह की बहुत सारी सेल्स आपकी क्या होती हैं, आप ब्लड वेसल से बाहर आती हैं, क्लियर, कीमो एट्रैक्टेंट की रिलीज होने से, क्लियर। तो जब इतने सारे फैक्टर्स, ये सारी कहानी आपकी होती है, ये पूरा वॉर आपका जब होता है, राइट, ये पूरी एक तरह से युद्ध है दोस्तों, ये एक लड़ाई है, क्लियर। तो इस लड़ाई में इतनी सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं, देखिए इतने सारे केमिकल्स आपके रिलीज हुए, कीमोकाइंस आपके रिलीज हुए, इसके अलावा कुछ नाइट्रिक ऑक्साइड, कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आपके रिलीज हुई, और ऐसा होने से फिर क्या हुआ, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स से बहुत सारे मोनोसाइट्स, बहुत सारे आपके टी सेल्स और भी बहुत सारी मैक्रोफेजेज आपकी निकल के आई। तो एक बहुत बड़ा एक इसको वॉर माना जाता है, क्लियर। तो ऐसा वॉर होने से टिश्यू के साथ क्या होगा, ये सब होने से टिश्यू के साथ क्या होता है, आइए देखते हैं कि टिश्यू के साथ क्या होता है। टिश्यू आपकी डैमेज होनी शुरू होती है, उस एरिया पे टिश्यू आपकी, जहाँ पे ये सब हो रहा है वहाँ पे आपकी टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट होता है, क्लियर। और टिश्यू डैमेज होने से दोस्तों बहुत सारे फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं, फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं। और ऐसा होने से क्या होता है, जब टिश्यू डैमेज हो जाए तो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाती है, क्लियर, ऑक्सीजन टेंशन कम हो जाता है। और दूसरी चीज़ कि फैटी एसिड्स की वजह से इस एरिया का पीएच भी कम हो जाता है दोस्तों, पीएच कम हो जाता है, यानी कि ये एसिडिक बन जाता है, एनवायरनमेंट कैसा बन जाता है यहाँ पे, एसिडिक बन जाता है। तो ऐसा होने से जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया आपका बाहर चला जाता है, क्योंकि ये फैटी एसिड्स को लाइक नहीं करता बैक्टीरिया, मीन्स यू कैन से कि एसिडिक एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। तो बैक्टीरिया गोज आउटसाइड, बैक्टीरिया वहाँ से कुछ बाहर की तरफ को चला जाता है, क्लियर। अब क्या होगा दोस्तों, इस एरिया में ये जो डैमेज एरिया है, क्लियर, ये जो टिश्यू डैमेज हो रही है, इसके चारों तरफ आपकी क्या हो जाएंगी, मैक्रोफेजेज इन फॉर्म ऑफ एपिथेलॉइड्स, एपिथेलॉइड्स, ये सब आपकी क्या हैं, दीज आर एपिथेलॉइड्स। Actually, these epithelioids are macrophages. These are the modified form of macrophages, which are known as epithelioids. Epithelioids. क्लियर, ये इसके चारों तरफ क्या हो जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं एपिथेलियोइड सेल्स। और इसके अलावा कुछ आपकी जो ये टी सेल्स जो ब्लड वेसल से रिलीज हुई थी, टी सेल्स और कुछ मोनोसाइट्स, क्लियर, टी सेल्स और कुछ मोनोसाइट्स आपकी ये भी डिपॉजिट हो जाती हैं इसके अराउंड, क्लियर। और कुछ जो मैक्रोफेजेज हैं, अदर जो मैक्रोफेजेज हैं वो भी आपकी डिपॉजिट हो जाती हैं, लाइक दैट, क्लियर। और फिर ये जो आपकी माइक्रोफेजेज हैं वो क्या हो जाती हैं, आपस में फ्यूज हो जाती हैं, क्लियर। और फ्यूज होके ये क्या बनाती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स बनाती हैं। ये आपकी क्या हैं, दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स,
क्लियर, और ये आपकी टी सेल्स एंड मोनोसाइट्स, राइट। तो दोस्तों ये इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर, राइट, एक रफ स्ट्रक्चर इस टाइप का यहाँ पे ये फॉर्म हो जाता है, क्लियर। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस टफ स्ट्रक्चर इज नोन एज घॉन फोकस, घॉन फोकस, क्लियर। ये घॉन फोकस दोस्तों एक तरह का ग्रेन्युलोमा है। ये क्या है, ग्रेन्युलोमा। तो जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज द ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन, और इसी ग्रेन्युलोमा को हम बोलते हैं घॉन फोकस, क्लियर। और एक चीज और याद रखेंगे कि ये जो नेक्रोसिस हो रही है, जो टिश्यू डैमेजिंग शुरू में जो हुई थी, क्लियर, जहाँ पे हमारे फैटी एसिड्स रिलीज हो रहे हैं, तो ये ऐसा होने से दोस्तों हम इसको क्या बोलते हैं, इस तरह की नेक्रोसिस को हम बोलते हैं केसियस नेक्रोसिस, केसियस नेक्रोसिस। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे एक चीजी फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों, फैटी एसिड्स के बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन से क्या होता है, यहाँ पे चीजी अपीयरेंस हो जाता है। चीजी मीन्स पनीर की तरह का दिखता है, ठीक है, वाइट वाइट पार्ट दिखता है एकदम, क्लियर, ये एक पनीर की तरह का बन जाता है यहाँ पे, राइट। तो इसको हम बोलते हैं केसियस नेक्रोसिस, क्लियर। अब दोस्तों अगर इसी गॉन फोकस को हम इस एरिया में बनाए यहीं पे, तो ये इस तरह का फॉर्मेशन होता है, दिस इज द गॉन फोकस एट द साइट ऑफ, एट द प्राइमरी साइट, क्लियर, this is the gone focus, clear, and this gone focus along with these lymph nodes is known as gone complex, clear, gone complex। अब दोस्तों देखिए धीरे धीरे क्या होता है, ये जो ग्रेन्युलोमा है, ये ग्रेन्युलोमा आपका कैल्सिफाइड होना शुरू होता है, कैल्सिफिकेशन अकर्स, कैल्सिफाइड होना शुरू होता है। तो कैल्सिफाई होने से क्या होता है कि ये जो एरिया है ये एकदम वाइट हो जाती है, ये वाइट दिखती है। कब, कहाँ, जब आप लंग्स का एक्सरे करेंगे तो एक्सरे पे ये आपको एकदम वाइट पार्ट दिखेगा, क्लियर, एकदम वाइट दिखेगा। इसको हम बोलते हैं रैंकी कॉम्प्लेक्स, दिस इज नोन एज रैंकी कॉम्प्लेक्स, क्लियर। तो ये रैंकी कॉम्प्लेक्स ये आपको किस में दिखेगा, एक्सरे में दिखेगा। इसको हम एक्सरे में देख सकते हैं, वाइट इज एकदम क्लियर वाइट दिखेगा आपको, राइट। तो दोस्तों इस तरह का ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन जिसको हम गॉन फोकस बोलते हैं, ये कंडीशन आपकी आती है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में, क्लियर। इधर स्लाइड पे आपको दिखेगा कि लंग्स में ये गॉन फोकस कैसा अपीयर होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपके समझ में ये लेक्चर आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।